हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है हमारे इनकम हेड्स के सेकंड हेड के अंदर में आती है। हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है किसके लिए मानी जाती है टैक्सेबल? कोई भी एसएससी जो उस हाउस का लीगली ओनर है, जिसके नाम पे वो हाउस है, उसको जो इनकम होगी वो उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इस इनकम के अंदर में जो प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला टाइप आता है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है आपने अपनी जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, जो आपको रेंटल इनकम हो रही है, वो आपकी वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने उसमें खुद रह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का खुद यूज कर रहे हैं, तो उसकी इनकम आपकी जो है टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर में क्या है कि अगर आप किसी भी एसएससी के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसे 2 से ज़्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी जो इनकम है उसकी लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी, वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट रेंट पे दिया हुआ है और जो दूसरा पार्ट है वो खुद यूज कर रहे हैं, तो जितना पार्ट आपने रेंट पे दिया हुआ है उससे जो आपको इनकम होगी वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगी। अब बात करते हैं कि इसमें कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, किस इनकम पे कितना टैक्स लगता है और कितनी हमें उसमें डिडक्शन मिलती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले आता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों में से जो भी हमारा हायर अमाउंट होता है, इस जो हायर अमाउंट आएगा उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में आप देखेंगे जो भी कम अमाउंट है, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें और एक्चुअल रेंट में जो भी हायर अमाउंट है वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो वो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी। इसके बाद इसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो नेट एनुअल वैल्यू में से आप लेस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लेस करेंगे, तो लास्ट में जो अमाउंट आपका आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। अब इन टर्म्स की हम एक एक करके डिटेल्स करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है? जो भी उस प्रॉपर्टी का रेंट म्यूनिसिपल की तरफ से फिक्स किया गया है वो उस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू मानी जाती है। सेकेंड आपका फेयर रेंट वैल्यू है। फेयर रेंट वैल्यू का मतलब सेम इसी टाइप की प्रॉपर्टी जितने रेंट पे गई हुई है, इससे मिलती जुलती जो भी उस एरिया के अंदर की प्रॉपर्टी है, तो उसका जो रेंट है वो उसे फेयर रेंट कहा जाता है। थर्ड आपका आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है जो रेंट की मैक्सिमम लिमिट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में डिसाइड की गई है, वो आपका स्टैंडर्ड रेंट है कि आप मैक्सिमम रेंट इतने तक ले सकते हैं। फोर्थ आपका है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट हमारा होता है रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, कि जो भी रेंट आपको मिल गया है या जो रेंट आपको मिलना है उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करेंगे तो वो आपका एक्चुअल रेंट आएगा। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है कि किसी वजह से आपने जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो जिनको आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उन्होंने प्रॉपर्टी को खाली कर दिया है, बट आपको रेंट मिला नहीं है और आपने उस रेंट को निकालने के लिए कोई स्टेप भी नहीं लिए, आपने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो रेंट आपका अनरियलाइज्ड रेंट माना जाता है। इसके बाद जो इसमें से आपका जो एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स जिसे आप हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं, तो जो भी आपने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, आप उस अमाउंट को अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। ये 30% अमाउंट फिक्स है, हर किसी को मिलता है, इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है, तो इस अमाउंट को आप अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ही माइनस करेंगे। अब उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इस अमाउंट को भी हम माइनस करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशन है कि इंटरेस्ट कौन सा माइनस होगा। कोई भी इंटरेस्ट जो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए या उसकी रिपेयरिंग करने के लिए लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, बट इसके लिए भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसा कि यह है कि सबसे पहला है कि जो भी इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर,
जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ आपको इंटरेस्ट वाले अमाउंट पे मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं मिलेगी लोन के। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, कि कोई भी इंटरेस्ट जो भी आपका रहता है और आप पे नहीं कर पाए या आपने किसी वजह से नहीं किया पे, तो वो भी इंटरेस्ट माइनस आप नहीं कर सकते। कोई भी लोन लेने के लिए अगर आपने कोई अपने एजेंट को कोई कमीशन दी है या कोई ब्रोकरेज दी है, तो उस अमाउंट को आप इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर में नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर आपने इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये सिर्फ आपको जो आपने ओरिजिनल और फ्रेश लोन लिया है फर्स्ट टाइम उस प्रॉपर्टी के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट को जो रिडक्शन मिलेगी। अगर आपने होता है कि भाई उस लोन को चुकाने के लिए आपने एक और लोन ले लिया, तो ये उसके इंटरेस्ट पर नहीं मिलेगी। तो ये जो डिडक्शन आपको मिलेगी सिर्फ जो फ्रेश लोन आपने लिया है उसके इंटरेस्ट पे मिलेगी। तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी आप अपनी नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर दोगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा उस अमाउंट के ऊपर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्स पे करना है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आगे के अलग अलग नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।